नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और एक बार हम फिर से हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट में सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ। हम बात कर रहे हैं ईरान वॉर की। ताज़ा खबर ये है कि ईरान के ड्रोन हमले में दुबई के पास एक कुवैती फ्लैग वाले तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई। बताया जाता है कि आज के दाम के हिसाब से उस टैंकर में $200 मिलियन का कच्चा तेल लगा हुआ था। इसके बाद तेल के दाम और ऊपर चढ़ गए। ऑलरेडी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है तेल और गैस की कमी से, और ये घटना दर्शाती है कि किस तरीके से ईरान पूरी दुनिया को बता रहा है कि अगर ईरान के ऊपर अटैक बंद नहीं हुए तो वो इस तरीके से पूरी दुनिया पर एक इकोनॉमिक कॉस्ट इम्पोज करता रहेगा। सुरेंद्र जी, ये ईरान की ट्राइड एंड टेस्टेड रणनीति लग रही है आप? जी, और देखिए, उस वक्त ये अटैक दोबारा हुआ है जबकि 3-4 फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान में थे और बातचीत कर रहे थे कि मीडिएशन हो रही है और कहीं ना कहीं यूएस और ईरान की बातचीत होगी, इवन दो उसके कोई अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। लेकिन ये जो अटैक हुआ है, जो कुवैती फ्लैग ऑयल टैंकर था अल सालमी, तो जैसे आप बता रहे थे कि 2 मिलियन बैरल्स थे उस पे और वो चाइना की तरफ जा रहा था और डॉक था दुबई में। तो इसके ऊपर आग लग जाने से अभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि कितना ऑयल स्पिल ओवर हुआ है, कितने बैरल्स इसमें से स्पॉइल हुए हैं। और यूँ तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं। जो भी इस शिप में थे मर्चेंट आई मीन सेलर्स, दे ऑल हैव बीन इवैक्यूएटेड। 20 to 24 थे उसमें, तो उनकी भी इंजरीज नहीं हुई। लेकिन एक मेजर फायर थी जो कंट्रोल कर लिया था दुबई, क्योंकि दुबई पोर्ट के नज़दीक ही हुआ है और उसलिए वो मीडिया ऑफिशियल्स जो दुबई के हैं तो वो कंफर्म भी कर रहे हैं। लेकिन उसके कितना लॉस मेजर हुआ है और मिलियंस ऑफ बैरल्स अगर उसमें थे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा पैसा उस पर इन्वॉल्व होगा। या ये एक और कॉन्सिक्वेंसेस है कि अब वेस्ट एशिया जो ऑयल का किंग है, जहां ऑयल की कमी नहीं होनी चाहिए, अब वहां पर भी असर दिखने लगा है। अमेरिका में ऑलरेडी $4 पर गैलन का रेट हो गया है, रेट्स राइज हो गए हैं अगर आज की बात आप करें। और दूसरी तरफ अगर हम देखें अक्रॉस द रीजन, इस वॉर में जो 28 फरवरी से शुरू हुई थी और आज 32वां दिन है, 32nd, तो कैजुअलिटी फिगर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ईरान में जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट ब्लैंकेट है और इंफॉर्मेशन लोगों तक ज़्यादा पहुँच भी नहीं सकती। लेकिन कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो नंबर ऑफ फिगर्स अपने सोर्सेज से पता कर रहे हैं, कह रहे हैं लगभग 3,500 लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे ईरान में, और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसमें 1500 लगभग सिविलियंस हैं और कुछ बच्चे भी हैं। और आज जो वार्निंग दे दी है दोबारा ट्रंप ने कि वो वहाँ पे काफ़ी अटैक कर सकते हैं, ज़्यादा अटैक करेंगे और डी फैसिलिटेशन प्लांट्स पे, पावर प्लांट्स पे अटैक कर सकते हैं, जो कि एक सिविलियन टारगेट हो जाएगा। और उस चीज़ पे बहुत क्रिटिसिज्म इस वक्त मीडिया में चल रहा हुआ है, जो इंटरनेशनल मीडिया में है, कि क्या वाकई अमेरिकन सिविलियन टारगेट्स पे अटैक कर सकते हैं। तो थिंग्स आर नॉट स्मूथ। बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ होमस को लेके इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट भी आया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में कोई एक इंटरव्यू आया है, उस पे डोनाल्ड ट्रंप खुद वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो होमस जो हरमुज का प्लान है उसमें फुलफिल पूरा ना हो और उससे पहले ही वापस भी चले जाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस और भी वो कुछ बोल रहे हैं उस इंटरव्यू में। तो डिफरेंट सिचुएशंस आ रही, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि एक और कंफ्यूजन पैदा हो रही है, लेकिन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और नए नए टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। और
अभी तक तो खाली हार्बूस अफेक्टेड है, बस अब डर है कि वो जो बाबेल मोटा जो दूसरा रेड सी की तरफ से रूट जाता है उस पे ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि जी। हुतीज भी वहां पे अब खड़े हैं। सुरेंद्र जी, एक और बहुत बड़ी बात जो अभी सामने आ रही है कि ये जो बातचीत चल रही है, बातचीत क्या, इनडायरेक्ट या जो भी प्रपोजल्स का लेन देन हो रहा है, क्या ये ईरान में उन व्यक्तियों के साथ, उन नेताओं के साथ, उन मिलिट्री कमांडर्स या सिविलियन कमांडर्स के नेताओं के साथ हो रहा है जो मुज्तबा खामनेई से बात मनवा सकते हैं? जिन लोगों से बात हो रही है, डू दे हैव द ईयर ऑफ मुज्तबा खामनेई? इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप बात तो कर रहे हैं या आप मैसेजेस का आदान प्रदान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मुज्तबा खामनेई को युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर सकते हैं? ईरान के लेके डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेड लीडर से बात कर रहे हैं, इसके अलावा नाम नहीं बता रहे किसी का। फिर जी उसके जी। बाद वो बोल रहे हैं कि जिन लोगों से बात हो रही है दे आर मोर रीजनेबल, जबकि जो जमीनी हकीकत है, ईरान की जो ताज़ा लीडरशिप है, दैट इज मोर हार्ड लाइन इन कंपैरिजन टू द अर्लियर लीडरशिप। जी जी। हाँ, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दो स्टेटमेंट्स आई हैं कल, पिछले यूं कहें कि कल शाम से। एक तो यूएस प्रेसिडेंट बड़ा सीरियसली कह रहे हैं कि वॉशिंगटन इज एंगेज्ड इन आई कोट सीरियस डिस्कशंस अनकोट। तो ये उनके वर्ड्स हैं कि सीरियस डिस्कशन, और बार बार मीडिया ये पूछना चाहता है पर वो बता नहीं रहे हैं। और कल जो एक व्हाइट हाउस में स्टेटमेंट हुई थी, जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट है, उन्होंने भी बड़ा स्ट्रांगली बोला है कि एक तो उन्होंने ये कहा था कि पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्लॉइंग ग्राउंड ट्रूप्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। दूसरा, उन्होंने बड़ा स्ट्रेसफुली बोला है और डिफेंड किया है कि बातचीत चल रही है। तो ये जो बार बार ये कहना, उनका ये कहना था कि इरानियंस आर स्पीकिंग विथ अस, और मोर रीजनेबल लोग हैं जो हमसे बात कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। तो ये रीजनेबल लोग कौन हैं? क्योंकि कल भी अगर आप इनकी थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट्स अगर पिकअप करके जोड़ें, तो वो कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं एक थर्ड लाइन के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन ईरान बार बार यही स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारा डायरेक्ट नेगोशिएशंस नहीं हो रहे हैं। और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो वेरी ओपनली कह रहे हैं कि 32nd डे आज हो गया है, इनडायरेक्टली हमारे पास मीडिएशन है, जो अब सबको मालूम है कि अब पाकिस्तान है। यहाँ तक कि अब हम यूं कहें कि एक क्वाड्रिलेटरल 4 फॉरेन मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बन गया हुआ है, और ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, ओमान आगे नहीं आना चाहता इस वक्त, क्योंकि वो बिट्रेड फील कर रहा है। दूसरा, जो बाकी जो यूएई के कंट्रीज हैं, जब से उनके ऑयल फील्ड्स पे अटैक हुआ है, वो भी डायरेक्टली बीच में नहीं आना चाहते हैं, इस चीज में थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। तो जो सऊदी अरबिया, टर्की, अब पाकिस्तान और इजिप्ट, ये चार एक वेल नोन ओआईसी में टॉप 4 क्वाड्रिलेटरल एक ग्रुप बन गया हुआ है। और मजे की बात यह है कि वहां मीटिंग खत्म होते ही जो पाकिस्तान के इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर डार, वो अब सीधा फ्लाई कर गए हैं चाइना में। तो चाइना भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बातचीत में आ गया है। एटलीस्ट उनकी कंसेंट पूरी ली जा रही है, और ये चारों कंट्रीज का कुछ ना कुछ एक मैसेज लेकर गए होंगे वहां पे, और वो वापस आके क्या होता है, दैट अगेन इज टू बी लुक्ड इनटू। तो कुल मिला के हम ये कहें, कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही है रीजन में, बहुत नंबर इंक्रीज हो गया है। ये खाली इजराइल और जहां 19 से 20 लोगों की डेथ हो गई है, या ईरान में अफेक्ट नहीं हो रहा है, कई एशियंस की डेथ हो गई है, हमारे कई इंडियंस की डेथ हो गई है वहां पे। अभी देखिए इंडोनेशियंस की डेथ हो रही है, जो वहां पे कुछ सेलर्स थे। और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज में हैं, जो कि शेडो वॉर में आ गए हैं, जहाँ मैसिव लीबिया में काफी डेथ्स हो रही हैं, लेकिन नोबडी इज
मेकिंग मच ऑफ द नॉइज ऑन दैट इशू। तो ये एक सुंदर जी, जी जो आज की ताज़ा हेडलाइन अमेरिका के मीडिया आउटलेट्स में चल रही है वो ये है कि अमेरिका में गैसोलीन के प्राइस जो हैं वो $4 पार कर गए हैं। जी जी और उसको लेकर मतलब हेडलाइन में ये कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर हेडलाइन देखें तो उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकन काउंट देयर पेनीज एट द पंप एज ईरान वॉर ग्राइंड्स ऑन। तो हम्म। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो कि इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए पूरा का पूरा उनका प्लान था, जो कैंपेन किया था उन्होंने, वो लगता है कि अब कहीं पीछे छूट गया है। जी जी हाँ जी बिल्कुल। देखिए और ऑयल का भी कितना फ्लक्चुएट हुआ है। जो ऑयल प्राइसेस हैं ब्रॉडली अगर आप देखें पिछले 2-3 हफ्ते से, तो $100+ ही चल रहा है। आज भी $112 पर बैरल हो गया हुआ है। तो इसके इफेक्ट्स आने हैं। कितनी देर तक आप सब्सिडीज पे यूज करोगे? तो जितने भी स्ट्राइक्स होते रहेंगे, जो एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन को, और बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने एक तंज भी मारा है यूके को दोबारा इसी बात पे। कहा अगर आपको ऑयल खरीदना है आप यूएस से खरीद सकते हो, हमारे पास सरप्लस है। और अगर आपको वहां से लाना जहां से आपके आते थे डायरेक्टली, वो बोल रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में, तो आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी वहां से लाने के लिए। तो एक और इंडिकेशन इन्होंने इनडायरेक्टली दे दी है कि हो सकता है कि वापस आ जाओ। लेकिन जहां तक हम इनके ग्राउंड ऑपरेशंस देख रहे हैं, यूएस ट्रिपोली जो है इस वक्त अपने मैरीन्स लेके इंडियन ओशन पे स्पॉट किया गया है। तो एक बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं स्पॉट पे। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो सिचुएशन को बहुत एक टेंस भी बना रही है। मैसिव स्ट्राइक्स भी होती जा रही हैं। और अब तो यही है, हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। अब ब्लिंक कौन पहले करेगा, वैसा हिसाब हो रहा है। देखिए यूएस के पास भी जो इंटरसेप्ट करने के लिए काफी इनको भी जरूरत है अपनी चीजें। उनके पास अगर ड्रोन्स आ रहे हैं, हर ड्रोन को भी इंटरसेप्ट करने के लिए उनको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, और वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं इंटरसेप्ट। तो वो शॉर्टेज भी हो सकती है यूएस और इजराइल के पास। तो ये एक बहुत डिफरेंट टैक्टिकल वॉर गेम खेली जा रही है, जो काफी लंबी जा सकती है अगर इसका रिजल्ट। मुझे लगता है कि इजराइल ने अली लारिजानी को मार के, जो कि ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ थे, उनकी हत्या करके मुझे लगता है कि एक रणनीतिक चूक कर दी है। क्योंकि इस मौके पर लारिजानी वो शख्सियत हो सकते थे जो बातचीत कर सकते थे। ही वॉज नोन टू द वेस्ट, और वो मुज्तबा खामनेई के भी बहुत करीब थे। ये उनकी कमी मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत खल रही होगी, और ये मुझे लगता है कि इजराइल की रणनीतिक चूक थी। बिल्कुल जी। देखिए फर्क तो पड़ता ही है। अगर आपके पास जो टॉप लीडरशिप्स हैं, उनका अपना जो नेटवर्किंग था, उनका जो पर्सनली वो सब टॉप लीडरशिप को काफी जानते थे, और आज जिनके साथ भी वो बात कर रहे होंगे उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि उनका पूरा बैकग्राउंड क्या है। वो पहले तो सबसे पहले उस जिसके साथ भी बातचीत हो रही होगी, वो ये भी डरते होंगे कि ट्रस्ट किया जाए या ना किया जाए। तो एक डिफिकल्ट है, इंटरलॉक्यूटर्स जिसे कहते हैं। बड़े कम लोग इम्पोर्टेंट ट्रस्ट गेन करते हैं, और उनका बहुत ज्यादा था। वो जरूर मिस हो रहे होंगे, लेकिन अगर अभी भी बातचीत हो रही है, क्योंकि देखिए डिसेंट्रलाइज कर दिया था ईरान ने अपना सारा स्ट्रक्चर, और उस डिसेंट्रलाइजेशन करने की वजह से ही ईरान आज एग्जिस्ट कर रहा है। जहां एक लीडर गायब होता है तो दूसरा लीडर टेक ओवर डिसीजंस करना शुरू कर देता है। तो कमी जरूर लीडरशिप्स की हो रही है, लेकिन ईरान ने यह भी प्रूव कर दिया है that whichever position gets empty will be refilled and will become more hardline, और वो दिख रहा है। अभी वो बात नहीं होती है किसी इशू के ऊपर, वो इमीडिएटली अटैक कर देते हैं। और आप देख लीजिए सारा गल्फ कंट्रीज कोई वापस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो,
किसी का रिस्पॉन्स नहीं हुआ है, डिस्पाइट आप देखिए कितने उनके लॉसेस हुए हैं उस सब चीज़ों में। तो ये एक कंसिडरेशन है। और अगर आप वॉल्यूम के बारे में देखोगे तो ये सारे कंट्रीज मिला के ईरान के बराबर होते हैं, स्पेशली द जीसीसी कंट्रीज वगैरह मिला के। तो कहीं ना कहीं पे इक्वेशन मेंटेन हो रही है। और उनको ये डर भी तो होगा कि अगर ईरान पे लैंड का अटैक होता है, दे कैन नॉट रूल आउट कि कल दुबई पे अटैक हो जाए या किसी यूएई की लैंड पे उनके ट्रुप्स आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो तब तो फिर एक बड़ा ओपन बॉर्डर्स हो जाएंगे उस इशू पे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं होपफुल हैं। अगर बातचीत नहीं भी हो रही है तो होनी चाहिए, गोल टेबल आना चाहिए जहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आए। दैट विल हेल्प द ग्लोबल। जो अभी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, रेट्स जो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसके इफेक्ट तो अब बहुत ज्यादा रहेंगे। 1 साल भी रह सकते हैं, 2 साल भी रह सकते हैं, अगर आज भी सीजफायर हो। तो कब होगा, उस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए we'll all have to wait and look for this। तो वाइडनिंग गैप बनता जा रहा है वॉशिंगटन डिप्लोमैट्स में और ईरान में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुरेंद्र जी। खतरा इसी बात का है, अगर ये युद्ध अगर खत्म नहीं होता है तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि कच्चे तेल का दाम जो है वो $200 पर बैरल भी पार जा सकता है। और अभी दुनिया की इकोनॉमी की हालत, ग्लोबल इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है, उसके बाद क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हनी, आपने एक चीज देखी होगी यूएनडीपी का, उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कुछ अराउंड 194 बिलियन विल बी वाइप्ड ऑफ इस महीने के जो अभी तक हुआ है। और ये रफ एस्टिमेट है। और जो श्रिंक हुआ है, जो यूएनडीपी का असेसमेंट है, जो वार्निंग दिया है, ग्लोबल इकोनॉमी नियरली 10% श्रिंक हो रही है और गल्फ कंट्रीज की 6% हो चुकी है। तो एक 1 मंथ का असेसमेंट एक बड़ा इनिशियल है अभी और प्रोविजनल है। ये तो उन कंट्रीज का हुआ। अगर यहाँ इतना अगर लॉसेस हो रहे हैं तो आप सोचिए उन कंट्रीज का विच आर नॉट रिच कंट्रीज, उनका हाल क्या होगा। वहाँ पे शायद कई ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। जैसे म्यांमार पे देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और पेट्रोल है ही नहीं। तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट जो छोटी कंट्रीज हैं जिनके पास इतनी इकोनॉमी नहीं है, उनका इफेक्ट तो विजिबल हो गया है। आगे जाके जो वो बाकी कंट्रीज हैं, लार्जर कंट्रीज हैं, उनको लार्जर इफेक्ट है, एज यू राइटली सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।